हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल, काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। तो लगाए हेडफोन और चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। तो आज की हमारी पहली कहानी जो भेजी है वो अविनाश जी ने भेजी है। तो आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। मेरा नाम अविनाश पांडे है। मैं आपको जो ये कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ साल 2018 में घटा था और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो मैं इन दिनों अपने दोस्त विशाल के साथ कुछ दिनों के लिए दिल्ली घूमने गया था, ताकि जब तक कॉलेज की छुट्टियां थी हम अपने देश की कुछ ऐतिहासिक इमारतों को देख ले और वहां घूम ले। तो हमने शाम 4 बजे ट्रेन पकड़ी और सुबह के 10:30 बजे के करीब दिल्ली के स्टेशन पर पहुंच ही गए। तो वहाँ हमने विशाल की बुआ के घर पर रहने का प्लान बनाया, ताकि जब तक हमें एक नया रूम नहीं मिल जाता हम वहाँ उस अनजान शहर में कहाँ रहते। तो खैर किसी तरह हम वहाँ रुके और हमें लगभग 4 दिनों के बाद एक नया रूम मिल ही गया। तो हम अपने सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब शुरुआती दौर में हम उस रूम को साफ़ सफाई करने गए तो वह काफ़ी गंदा था, मानो कई वर्षों से बंद पड़ा हो और वहाँ कोई आता जाता या फिर आज तक कोई वहाँ नहीं रहा, क्योंकि चारों ओर धूल वो पड़े थे और मकड़ियों के जाले चारों ओर फैले हुए थे। तो हमें यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि दिल्ली जैसे ऐसे भीड़ भाड़ वाले शहर में ये रूम इतने सालों से आखिर बंद क्यों है। खैर हमें रहने के लिए तो कोई आश्रय चाहिए था ही, और हम बिना सोचे वहाँ साफ सफाई करने में लग गए और रहने लगे। तो ऐसे ही समय बीतता गया और लगभग 4 दिन बीते ही होंगे कि वह मकान मालिक एक दिन फिर हमारे रूम में आया और बोला कि आप लोग यहाँ कितने दिनों तक रहने आए हैं। तो हमने बोला कि हम करीब 1 महीने अब भी रह पाएंगे, इसके बाद ही हम जाएंगे। तो हमारी ये बात सुनकर वो मकान मालिक काफ़ी चिंतित और भाव में बोला कि आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ मैं घूमने आया हूँ और 10-15 दिनों तक रहकर चले जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1 महीना रहेंगे। तो मेरा दोस्त विशाल बोला कि हाँ, लेकिन हमने डेट बढ़ा दिए हैं और हम 1 महीने तक रहेंगे यहाँ। तभी विशाल ने पूछा कि अंकल जी, हम यहाँ जितने मन दिनों तक रहें आपको कैसे सही मतलब है ना, या कोई और बात है? यदि आपको कोई और दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। खैर हमने उस रूम में को खोला और हम वहाँ रहने लगे और समय ऐसे ही बीतता गया। लेकिन एक बात जो मैंने 6वें दिन उस रूम में नोटिस यह किया कि हम जब भी बाहर से आते हैं हमारा रखा हुआ कोई भी सामान या तो गिरा हुआ मिलता या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर रखा हुआ दिखाई देता। लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई, जब विशाल अपने बुआ के बुलाने पर वह किसी काम से रात को वहीं चला गया और रात को देर होने के कारण वहीं सो गया। उस दिन मैं अपने रूम में अकेला था और मुझे अजीब सी एक डर और उस रूम में अलग से ही एक मनहूसियत सा महसूस हो रहा था। तो ना जाने मेरे साथ ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद अकेले होने के कारण ये सब नेगेटिव बातें मेरे मन में आ रही हैं। किसी तरह मैं अकेला उस रूम में सोने की कोशिश करने लगा। तो तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे आखिर नींद ही आ ही गई। लेकिन जैसे ही 1:30 बजे मेरी किसी आवाज़ के साथ अचानक सा एक ही पल में मेरी नींद खुल गई और मानो उस आवाज़ को सुनकर मेरे प्राण वहीं निकल जाए। मेरी हालत उस समय ऐसा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वैसे भी एक अकेला इंसान और एक अकेले उस कमरे में। मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा और अपनी बत्ती को जलाया तो देखा कि पानी का गिलास अपने टेबल से गिरा हुआ था। मैं सोचकर काफ़ी हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने किसी तरह सोचा तो पता चला कि शायद कोई चूहा उसे गिरा दिया होगा, और मैंने अपने मन को शांत किया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे सोने पर भी मुझे ना जाने क्यों लेकिन उस रात नींद नहीं आ रही थी और एक अजीब सी बेचैनी और ठंड सी लग रही थी उस गर्मी में भी। खैर मैंने अपने बिस्तर से उठा और अपना लाइट जलाई और उठकर बाहर बाथरूम करने चला गया। और जैसे ही फिर अपने रूम से लौटता और उस रात को जो मैंने देखा वह दृश्य कभी मैं मरकर भी भूल नहीं सकता। मैंने देखा मेरा रूम का लाइट ऑफ था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बिस्तर से उठते ही उसे ऑन करके और बाथरूम भी जाते वक्त उसे ऑन करके ही छोड़ कर गया था। तो आखिर ये अपने आप ऑफ कैसे हो सकता है?
खैर मैं अपने रूम के और अंदर गया तो जाकर देखा कि मेरे बिस्तर पर एक लड़की बैठी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसका चेहरा उस अंधेरे में भी काफ़ी चमक रहा था। तो सड़ा हुआ चेहरा, लाल आंखें और गर्दन जैसे किसी ने बेरहमी से काट दिया हो। उस दृश्य को देखकर ही मैं उसी समय चीख उठा और ऊपरी मंजिल से निचली मंजिल की ओर तेज़ी से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने जैसे ही सीढ़ियों से उतरने की कोशिश की, वो काफ़ी तेज़ हंसने लगी। मैं उस आवाज़ को सुनकर और इस दृश्य को देखकर वहीं रोने लगा और चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ को सुनकर और मुझे डरा देखकर मंजिल के नीचे वाले जो किरदार थे वे उठकर आए और मुझे शांत किया और अपने पास बैठाया। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरे पास एक दादाजी खड़े थे। तो उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि आज से 7 साल पहले भी एक पति पत्नी इसी रूम में तुम्हारे ही जैसे रहने आए थे। वे भी बड़ी मुश्किल से 4 दिन तो ही रहे होंगे कि वो भी परेशान होकर और डरे भाव में यहाँ से चले गए। तब से उस रूम में बेटा कोई नहीं रहता और तुम लोग ने बिना सोचे और बिना जाने वहाँ रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा, क्योंकि वह एक भूतिया रूम है। तो मैंने पूछा कि हमें आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बेटा बताया दादाजी, आप हम लोगों को ऐसे कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं। तभी वहीं पड़ी एक चाची जी बोली कि बेटा, वह मकान मालिक बहुत क्रूर है और उसने हमें मना किया था कि इसके बारे में कुछ बताने से। अगर हमने ये बात बताई तो वो शायद हमें बाहर अपने घर से निकाल देता और हम गरीब लोगों का यही सस्ता और एक सुविधाजनक रूम था, तो हम डर के मारे नहीं बता पाए, हमें माफ़ कर दो बेटा। खैर मैं उनकी बातों को सुनकर मैंने तुरंत दूसरे दिन विशाल को बुलाया और सारी बात उसे बताया। वह मेरी बातों को सुनकर भी काफ़ी डर गया और काफ़ी उसे गुस्सा भी आया कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ऐसे घिनौनी हरकत चंद पैसों के लिए कैसे कर सकता है। जिसका जान संकट में डाल सकता है वो इंसान कैसे हो सकता है। वह तुरंत उसे बुलाया और तो विशाल ने पूछा कि तुम अपने घर में क्या बला रखे हो, आज तुम्हें बता ही दो, वरना मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को आज ही कंप्लेन कर दूंगा। लेकिन वही डर गया और फिर उसने भी कुछ नहीं हमें बताया और हमें ही धमकाने लगा कि जाओ बता दो। ऐसी बातों को भला पुलिस वाले या और कोई क्यों विश्वास करेगा। खैर हमने समझ ही लिया कि ऐसे ही भोले भाले लोगों को पैसों के लिए ऐसे ही कमरों का सहारा लेता है। और हम दूसरे दिन ही ट्रेन पकड़कर अपने शहर बोकारो आ गए। तो ऐसे ही कई भीड़ भाड़ वाले शहरों में ऐसे ही गुमनाम कोई कमरा अकेला ही इतने दिनों तक पड़ा रहता है, जिसके पीछे के इतिहास के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन ज़रूर वो हमें कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हम शायद समझ नहीं पाते। तो आज की हमारी ये कहानी यहीं पर पहली कहानी समाप्त होती है। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल घटना पर आधारित है। तो चलिए चलते अपनी दूसरी कहानी पर। तो आज की हमारी दूसरी कहानी निशा जी ने भेजी है, तो चलिए चलते हैं इनकी जुबानी। मेरा नाम निशा है, मैं उत्तर प्रदेश की एक ज़िला बलिया की रहने वाली हूँ और यह जो घटना आपको मैं बताने जा रही हूँ वह बिल्कुल सच्ची है। तो यह घटना मेरे चाचा जी के साथ घटा था। तो आज से एक लगभग 32 साल पुरानी की बात है, जब एक दिन मेरे दादाजी अर्थात अपने बाबूजी को खेत पर खाना लेकर जा रहे थे तो उनके साथ एक ऐसा घटना घटा कि हम पूरा परिवार कभी मरते तक उस दृश्य को भुला नहीं सकते। तो उन दिनों धान का सीजन था और खेतों में धान की फसल लगी हुई थी। हमारे गांव में नहर का ही पानी से धान का फसल को पानी दिया जाता था, क्योंकि उस साल काफ़ी भीषण अकाल पड़ा था और बारिश एकमात्र भी नहीं हुआ। तो अब एक ही सहारा नहर का पानी था और जिससे धान के पैदावार हो सके। और वहाँ खेत पर मेरे दादाजी और चाचा जी ही रुका करते थे रात को, ताकि दूसरे खेत में पानी रात को ना जाए। तो खैर चाचा जी और दादाजी ही गांव पर रहकर खेती बाड़ी का काम किया करते थे। मेरे पापा उन समय काफ़ी छोटे थे, तो चाचा जी यहाँ घर से आकर खा लेते और दादाजी को भी खेत पर वहीं खाना लेकर जाते थे।
और रोज़ का रूटीन यही था। तो एक दिन चाचा जी रोज़ की तरह ही घर से दादाजी के लिए रात को खाना खाकर उनके लिए भी खाना लेकर वहीं खेत पर जा रहे थे। तभी अभी वे अपने खेत से कुछ ही दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें दादाजी आते दिखे। तो वे सोचे कि बाबूजी आज वापस क्यों आ रहे हैं। तभी वे जैसे ही उनके पास पहुंचे तो वे खड़े हो गए और बोले कि बाबूजी बोले कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ये खाना मुझे यहीं दे दो। तो मैंने बोला कि बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आप ही के लिए तो खाना लाया हूँ, चलिए आप खाना खा लीजिए। लेकिन वे मेरे बातों को बिना सुने अपने मेरे चाचा के हाथों से वे जल्दी से खाना छीन लिए और वहीं बैठकर खाने लगे, और वो भी बिना कुछ बोले। वे अपने दोनों हाथों से खाना खा रहे थे, मानो कितने दिनों से वे आज भूखे हों और अपने कितने दिनों से भूखी प्यास को आज बुझा रहे हो। तो उनकी इस बर्ताव से चाचा जी काफ़ी डर गए कि आज बाबूजी को क्या हो गया। वे अभी वहीं सोच रहे थे कि वे फिर बोले, बेटा कमल मुझे और खाना चाहिए, ये तो ख़त्म हो गया है बेटा। तो चाचा बोले कि बाबूजी आपको आज क्या हो गया है, और उन्होंने सिर्फ यही बोलते कि बेटा आज और खाना दे दो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। वे उस रात सारी बात समझ ही गए कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, अवश्य ये कोई बुरी बला है। वे उसी समय वहाँ से भागते हुए किसी तरह अपने खेत पर बाबूजी के पास दौड़ते हुए पहुँचे, और वहाँ जो उन्होंने देखा उसे सोचकर वो काफ़ी दंग और कांप गए। बाबूजी का सिर कटा था और वे धरती पर खेत में पड़े थे, जैसे किसी ने उनके सिर को उखाड़ फेंका। उनके शरीर में खून बह रहे थे और कपड़े खून से लदे हुए थे और शरीर पर कटे फटे के निशान पड़े हुए थे। वे उस दृश्य को देखकर वहीं रोने लगे। खैर उस रात तो मेरे चाचा जी उस आदमी को भी काफ़ी ढूंढे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लेकिन वो मिल भी कैसे सकता था, वे कोई इंसान होता तभी तो मिलता। खैर वे किसी तरह रोते हुए घर लौटे। तो उस दृश्य और उस घटना को जानकर पूरे गांव में उस समय काफ़ी हड़कंप भी मच गया था। तो गांव के कुछ लोगों ने बताया कि इस घटना का अंजाम जरूर उसी पिशाच ने दिया होगा, जो आज से कई वर्षों पहले अब इसी गांव में रहा करता था। तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कहा जाता है कि उस समय काफ़ी बड़ा अकाल पड़ा था, जिससे बहुत से लोग भूख और अनाज के अभाव में मारे गए थे। तो यह आदमी भी अपने पत्नी और अपने बेटे के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पत्नी और बेटे भी इस अकाल के कारण भूख के तड़प तड़प कर मारे गए थे, और इसी बगीचे में उसने फांसी लगा ली थी। तो गांव के कुछ लोगों ने बताया कि जहां तुम्हारा आज खेत है, वहां कुछ समय पहले यहाँ बहुत बड़ा बगीचा रहा करता था, और वह आम का पेड़, काफ़ी आम यहाँ होते थे। तो आने वाले समय में ऐसे ही असाधारण गतिविधियों के कारण सारे पेड़ों को काट दिया गया, ताकि ये घटना रुक जाए और वह पिशाच यहाँ से चला जाए, और सारे जगह को बगीचे से खेत में बदल दिया गया और खेती किया जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वह फिर दिख चुका है। तो खैर उस दिन के बाद खेत पे रुकते तो हमेशा दो व्यक्ति ही रुकते, वरना दिन में ही वहाँ रुकने जाते थे, और आज भी कोई वहाँ रुकता नहीं है। हमेशा वे दो लोग के साथ ही रहते हैं। अब ना जाने वह होगा या भी नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो सच्ची घटना थी मैंने आपको बता दी। अब कितनी सच्चाई है और आप ही जान सकते हैं। तो खैर यही कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ नए हैं तो इसी प्रकार की कुछ रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।